हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 12 अक्टूबर करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इनको आप डेली बेसिस कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट है, फीडबैक है, सजेशन है, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जरूर से जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिससे कि वो वीडियोस बन सकें और आपके आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। बताना चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है। और अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी भी निकली है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकली है। 661 वैकेंसी निकली है, तो आप उसको भी भर सकते हैं। आरओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो जीएस के प्रिपरेशन के लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। उत्तराखंड की आगामी जितनी परीक्षाएं होंगी उसमें सभी में ये काम आएगी और आप सभी के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दे पाएंगे। चाहे आप पटवारी का एग्ज़ाम लिख रहे हों, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम लिखें, आरओ का एग्ज़ाम लिखें, या कोई भी ऐसी जो समतुल्य अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है, सभी की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी आपकी। करंट अफेयर्स की पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है सचिवालय वाले बच्चों को मिल ही रही हैं। सचिवालय वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको सबको ये मिल रहा है। तो बाकी अगर आप चाहें तो आप इनको अलग अलग से भी ले सकते हैं। बाकी सचिवालय वाला बैच ज्वाइन कर लेंगे तो सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है GS1 से, वो आ रही है कि भारत को पहला एवलांच मॉनिटरिंग रडार मिला है सिक्किम में। एवलांच का मतलब होता है हिमस्खलन, यानी कि जो पूरा बर्फ़ का पहाड़ होता है, जब वो अपनी जगह से हिलने लगता है और नीचे की तरफ चलने लगता है, जिसमें लाखों टन बर्फ़ जो है नीचे खिसकती है, उसको हिमस्खलन या एवलांच बोलते हैं। तो एवलांच एक ऐसी चीज़ है कि उसके रास्ते में आने वाली जो भी चीज़ें होती है वो सबको ख़त्म करता चला जाता है। तो ये हिमस्खलन यानी कि एवलांच हमें पता चल सके, उसकी मॉनिटरिंग के लिए रडार लगाया गया है पहली बार भारत में। ये बहुत कॉस्टली भी होता है, इस वजह से पहली बार लगाया भारत में और सिक्किम में लगाया गया है। एन एवलांच मॉनिटरिंग रडार द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन नॉर्थ सिक्किम। तो नॉर्थ सिक्किम में इसको लगाया गया है आर्मी और डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा और रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, उनके द्वारा ये लगाया गया है। उसके बाद आता है इट कैन डिटेक्ट एवलांचेस विद इन 3 सेकेंड्स ऑफ इट ट्रिगर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही ट्रिगर होगा, यानी जैसे ही स्टार्ट होगा एवलांच, उसके 3 सेकंड के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा। एंड विल असिस्ट इन सेविंग लाइव्स ऑफ ट्रूप्स एंड रिड्यूसिंग डैमेज टू प्रॉपर्टी। और इससे ये फ़ायदा होगा कि जो सैनिक हैं उनकी जान को बचाया जा सकता है, उनको सूचित करके कि एवलांच शुरू हो गया है, और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा भी की जा सकती है। द रेडार वॉज मेड ऑपरेशनल बाय DGRE। तो DGRE के द्वारा इसको ऑपरेशन किया जाएगा। DGRE यही है, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स और रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, इसको DGRE कहा जाता है। ये DRDO के अंदर एक लैब है विच इज़ इन्वॉल्व इन फोरकास्टिंग एंड मिटिगेशन ऑफ एवलांच हजार्ड्स फेस्ड बाय द आर्मी इन द हिमालयन रीजन। नेक्स्ट आता है उड़ीसा से न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उड़ीसा का एक नयागढ़ एक जगह है जहाँ पे एक सोल्यूशन निकाला है चाइल्ड मैरिज के लिए, कि जिससे कि बाल विवाह ना हो। तो उड़ीसा के नयागढ़ में एक नया तरीका निकाला है विद द एम ऑफ इरेडिकेटिंग चाइल्ड मैरिज, कि वहाँ पे उड़ीसा के अंदर चाइल्ड मैरिज की जो प्रथा है अभी भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उसको, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आदिवासी समुदाय में आदिवासी समुदायों में काफ़ी ज़्यादा बाल विवाह का प्रचलन होता है। तो उसकी रोकथाम के लिए उड़ीसा में कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो जिससे कि चाइल्ड मैरिजेस को नयागढ़ में ख़त्म किया जा सके, जो कि अपने आप में एक उड़ीसा का छोटा सा एक ज़िला है, हैज़ अडॉप्टेड अ यूनिक इनिशिएटिव
by scrupulously recording information on all adolescent girls in the district। यानी कि जितनी भी adolescent girls हैं यानी किशोरियां हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन दर्ज की जाएगी एक रजिस्टर में। तो अब ये कर दिया गया है कि पूरे ज़िले में जितनी लड़कियां हैं सबकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिससे ये पता चलता रहेगा कि लड़की, अब उसमें ये भी ध्यान दिया जाएगा कि वो लड़की कौन सी क्लास में है, क्या पढ़ रही है, कितना पढ़ रही है, किस तरह से कहाँ रहती है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, सब कुछ अगर हम लिख देंगे तो यानी सब कुछ अगर गवर्नमेंट के पास डेटा रहेगा तो इससे ये फ़ायदा रहेगा कि गवर्नमेंट ये मॉनिटरिंग कर सकती है, यानी कि गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे जिला प्रशासन ये मॉनिटरिंग कर सकता है कि उस बच्चे का स्टेटस क्या है, यानी वो पढ़ रहा है या उसकी कोई ज़बरदस्ती शादी कर रहा है। फ्रॉम बर्थ रजिस्ट्रेशन डेट टू आधार नंबर, फैमिली डिटेल्स टू स्किल ट्रेनिंग, 48,642 एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उन सभी के नाम आपको रजिस्टर मिलेंगे, जिसको अलाइवा कहा जा रहा है। नयागढ़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ 9,62,000 लोग हैं, वहाँ पे हैज़ अ स्क्यूड सेक्स रेशियो एट 855, मात्र 855 लड़कियां हैं 1,000 लड़कों पर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब वहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो है या सेक्स रेशियो है। चाइल्ड सेक्स रेशियो तो वैसे 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों का होता है, और हम एडोलेसेंट गर्ल्स की बात कर रहे हैं। एडोलेसेंट गर्ल्स यानी किशोरियाँ वो बच्चे होते हैं या वो लड़कियाँ होती हैं जो 12-13 साल की उम्र से लेके 18 साल तक की लड़कियाँ होती हैं। चाइल्ड मैरिजेस द डिस्ट्रिक्ट आर स्टिल कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ देयर सोशल लाइफ। तो इस ज़िले में अभी भी जो बाल विवाह का जो प्रथा है उसको वो अपनी सामाजिक लाइफ का एक हिस्सा मानते हैं। वो मानते हैं कि नॉर्मल चीज़ है, कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। Observing that child marriages are solemnized in the age group of 14 to 19 and drop out among girls। अब देखिए चाइल्ड मैरिजेस कब हो रही है, यहाँ पे 14 साल से 19 साल तक की लड़कियों की हो रही है। एंड ड्रॉप आउट्स अमंग गर्ल्स स्टूडेंट्स कंटिन्यूड टू बी हाई। और इससे दिक्कत ये हो रही है कि बहुत जो लड़कियां हैं वो बहुत जल्दी ही स्कूल छोड़ देती हैं, और ड्रॉप आउट रेट जो है, ड्रॉप आउट का मतलब हुआ स्कूल को छोड़ देना, तो स्कूल्स को वो छोड़ देती हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च्ड द अलाइवा प्रोग्राम इन जनवरी दिस ईयर। तो उड़ीसा के अंदर जो नयागढ़ ज़िला है वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, उसने इस साल के जनवरी के महीने में अलाइवा प्रोग्राम चलाया था, इस वजह से जिससे कि लड़कियों को, वो लड़कियाँ स्कूल ना छोड़ें, उनकी जल्दी शादी ना हो और उनको तरीके से उनकी पढ़ाई करवाई जाए। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैड बीन आस्क्ड टू आइडेंटिफाई एवरी एडोलेसेंट गर्ल इन देयर जुरिस्डिक्शन एंड कीप्स टैब्स ऑन देम। और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि उनके आसपास कौन कौन लड़कियां हैं, सबके रजिस्टर आपको मेंटेन करने हैं और सबकी क्या प्रोग्रेस है ये भी आपको देखना है। ये बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय भी हो जाता है कि अगर हम देखें कि इस बार जो हमारी राष्ट्रपति बनी है वो एक अपने आप में ट्राइबल है, तो वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, या आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ट्राइबल्स को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, उनको इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है सरकार द्वारा या देश के द्वारा, तो अब यहाँ पे उड़ीसा में भी ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे उनको बाल विवाह की जो प्रथा है उसको रोकना है और जो लड़कियाँ हैं उनको आगे बढ़ाना है। देयर आर 1584 रजिस्टर्स अवेलेबल इन 1584 आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो पूरे ज़िले में 1584 आंगनवाड़ी सेंटर हैं, उनमें 1584 ही रजिस्टर है, यानी कि हर आंगनवाड़ी सेंटर में एक रजिस्टर है जिसने अपने अपने एरिया की जो लड़कियां हैं उनके बारे में ब्यौरा मेंटेन किया है। नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट हैज़ डिसाइडेड टू मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो नयागढ़ ने ये सोचा है कि 10 साल यानी 2020 से लेके 2030 तक का डेटा मेंटेन रखेंगे, जिससे कि वहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस पर अंकुश लगाया जा सके। और जब आप उसको रोक देंगे तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे सोसाइटी का जो मेंटेलिटी है उसी के अंदर परिवर्तन आ जाएगा और धीरे धीरे लोग चाइल्ड मैरिज से दूर जाने लगेंगे। एज पर उड़ीसा चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, राज्य का एम है, उड़ीसा राज्य का ये एम है कि उनको अपने ज़िले में से, अपने राज्य में से 2030 तक बाल विवाह को ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट आता है उड़ीसा रिच क्योंझर पुअर इन चाइल्ड हेल्थ। अब देखिए क्योंझर जिला जो है, क्योंझर जो जगह है उड़ीसा में वो मिनरल रिच है, यानी कि वहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अपने आप में वो ज़िला आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर अगर हम चाइल्ड हेल्थ देखें यानी बच्चों की जो हेल्थ है उसके बारे में देखें तो वो बहुत ज़्यादा पुअर है। देयर आर फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया दैट कैन मैच द फाइनेंशियल मसल ऑफ क्योंझर इन उड़ीसा। तो कुछ ही ज़िले होंगे ऐसे पूरे भारत में जो क्योंझर जिला जितना रिच है, जितना फाइनेंशियली जो रिच है उसकी मैचिंग कर पाए। येट द डिस्ट्रिक्ट सफ़र्स द इग्नोनिमिटी ऑफ हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टंटेड अंडरवेट चिल्ड्रन
एंड एनीमिक प्रेग्नेंट वीमेन। उसके बावजूद ज़िले की ये ज़िला जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, सबसे ज़्यादा पुअरली अफेक्टेड है अगर हम कहें। यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटेड होंगे। स्टंटेड का मतलब ये होता है कि उनकी हाइट उनकी उम्र के हिसाब से बहुत कम है। अंडरवेट चिल्ड्रन है, अगर उनका जो वज़न है उनकी एज के हिसाब से उनका वज़न भी कम है। एंड अनीमिक प्रेग्नेंट वीमेन, और जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके अंदर अनीमिया की दिक्कत है, यानी खून में आयरन की दिक्कत है। अमंग द 30 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट, तो उड़ीसा में 30 जो ज़िले हैं, 30 ज़िलों में से क्योझर की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। लो बर्थ वेट हैज़ बीन डिफाइंड बाय द WHO एज वेट एट बर्थ ऑफ लेस देन 2.5 kg। अब अगर हम कहें कि भाई लो बर्थ वेट है किसी बच्चे का, तो उसका मतलब ये हुआ कि WHO के हिसाब से जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका वजन 2 से 2.5 किलो के आसपास होता है, 2.5 kg होता है। लेकिन अगर उसका वजन 2.5 kg से कम है तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा अंडर वेट है या लो बर्थ वेट है इस बच्चे का। आयरनी इज़ दैट क्योझर इज़ फाइनेंशियली हेल्दी। अब दिक्कत ये है कि क्योझर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिनरल रिच है, बहुत ज़्यादा मिनरल निकलता है यहाँ से। इट हैज़ अ 15,000 करोड़ सेपरेट फंड इन इट्स किटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स वेलफेयर फंड। अब देखिए इतना अमीर है ये ज़िला कि जो सरकार वेलफेयर फंड लाती है वो तो लाती ही है, उसके अलावा भी 15,000 करोड़ रुपए इसके पास हमेशा रहते हैं। तो अगर किसी ज़िले में, अगर हम पूरे राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ज़िले की बात की जा रही है कि ज़िले में 15,000 करोड़ रुपए पड़ा हो अगर ज़िले के फंड में, तो वो पैसे का क्या हो रहा है। अगर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उस ज़िले की, तो उस पैसे का होगा क्या और उस पैसे का आप कर क्या लोगे। बट इट फेयर्स पुअरली कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इंडेक्सेस। और अगर सिर्फ हम उड़ीसा के दूसरे ज़िलों की ही बात करें तो वो अच्छा कर जा रहे हैं, जबकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, जबकि क्योझर के पास इतने पैसे हैं, उसके बावजूद ये इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। ऑफ द टोटल 13.48 लाख फैमिलीज विद स्टंटेड, वेस्टेड और अंडरवेट चिल्ड्रन, अनीमिक प्रेग्नेंट वीमेन इन उड़ीसा, 98,000 फैमिलीज़ क्योझर से ही है। तो 13 लाख फैमिली हैं पूरे उड़ीसा में जहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटेड हैं, यानी जिनकी हाइट कम है, वेस्टेड हैं। वेस्टेड का मतलब होता है कि उनका वेट कम हो गया है। फिर अंडरवेट चिल्ड्रन है, या फिर अनीमिक प्रेग्नेंट वीमेन है कि महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका वज़न या उनके अंदर जो खून की कमी हो गई है, अनीमिक हो गई हैं। तो अगर 13 लाख फैमिलीज़ हैं उनमें से 98,000 फैमिलीज़ तो सिर्फ क्योझर ज़िले की ही हैं। तो आप मान सकते हैं करीब करीब 1 लाख मान लेते हैं कि 13 लाख में से 1 लाख फैमिली यहाँ की है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो क्वांटिटी है वो क्योझर ज़िले अपने आप में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5 जो भी रिसेंटली हुआ है, 25.9% महिलाएं जो हैं क्योझर की, उनका BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है, वो नॉर्मल से कम है, जबकि स्टेट का एवरेज 20.8 है, उससे भी कम है। सिमिलरली 74% ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन इन क्योझर व रिपोर्टेड अनीमिक। 74% महिलाएं, यानी कि 100 में से 74 महिलाएं, या हर 100 प्रेग्नेंट महिलाओं में से 75 महिलाएं आप कह सकते हैं कि वो अनीमिक हैं, उनके अंदर खून की कमी है। वह रिपोर्टेड अनीमिक एज अगेंस्ट द स्टेट एवरेज ऑफ 61। अब देखिए पूरे राज्य का जो अगर आप पूरे राज्य का एवरेज कहेंगे, औसत कहेंगे, वो 61 है। यानी कि अगर उड़ीसा में 100 प्रेग्नेंट वीमेन हैं, यानी कि गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनमें से 61 महिलाएं ऐसी होंगी, 61 महिलाएं ऐसी होंगी, या 61.8 है तो इनको 62 ले लीजिए कि 62 महिलाएं ऐसी होंगी जो अनीमिक होंगी। लेकिन अकेला क्योझर जिला अगर हम देखें पूरे उड़ीसा में से, तो उसमें 100 में से 75 महिलाएं ऐसी होंगी, यानी कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वापस उड़ीसा से बैक टू बैक न्यूज़ आ रही है। अगली उड़ीसा की वापस न्यूज़ आ रही है कि उड़ीसा ने कैश इंसेंटिव देना शुरू कर दिया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। PVTGs एक तो होते हैं नॉर्मल ट्राइबल ग्रुप्स, जैसे कि उत्तराखंड में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो उनको हम ट्राइब्स कहते हैं, जौनसार है, बॉक्सा है, इस तरह से। उनमें से एक होता है PVTG। PVTG का मतलब ये है कि कोई ट्राइब ऐसी हो जिसको बिल्कुल भी विकास ना हुआ हो, वो आज भी बहुत ज़्यादा पुराने टाइम के हिसाब से रह रहे हों, एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हों, फाइनेंशियली बहुत पीछे हों, हेल्थ के मामले में बहुत पीछे हों, तो उनको हम PVTG कहते हैं कि वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। उड़ीसा अपने आप में बहुत ही रिच राज्य है, जहाँ पे पूरे भारत में अगर जितने भी PVTGs हैं उनमें से, जैसे पूरे भारत में अगर 75 PVTG ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो उनमें से 13 से ज़्यादा जो हैं, 12 या 13 जो हैं, वो उड़ीसा में ही आपको मिल जाएगी। तो उड़ीसा जो है ऑफ़र कर रहा है कैश इंसेंटिव PVTGs को
कि अगर आप अपने बच्चों की शादी, अपनी लड़कियों की शादी 18 साल के बाद की उम्र से करेंगे तो हम आपको कैश इंसेंटिव देंगे, और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकल के आ रहा है। कीपिंग द रैम्पेंट चाइल्ड मैरिजेस अमंग द PVTG ऑफ उड़ीसा इन माइंड, स्टेट गवर्नमेंट ने 20,000 रुपये प्रोवाइड करने की सोची है कि लेट मैरिज अगर आप करेंगे, 18 साल के बाद अगर आप शादी करेंगे लड़कियों की, तो उसमें आपको 20,000 रुपये का कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। ऑफर्ड बाय द उड़ीसा PVTG एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, यानी कि उड़ीसा का PVTG सशक्तिकरण और आजीविका सुधार कार्यक्रम है, उसके द्वारा ये पेश किया जाएगा। ये एक स्पेशल प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है जिससे कि लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके और पॉवर्टी को, गरीबी को कम किया जा सके PVTG के अंदर। द मनी इज़ गिवन टू द कपल्स मैरिंग आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसा किसको दिया जाएगा? पैसा माँ बाप को नहीं दिया जाएगा, पैसा उस कपल को दिया जाएगा जो शादी कर रहा है। तो उसको अब अगर उसको ये लालच रहेगा इन पैसों से, तो वो शादी को कुछ समय तक टाल भी सकते हैं और अपनी फैमिली को भी समझा सकते हैं कि अगर उनकी फैमिली ज़्यादा ज़िद कर रही हो उनकी शादी करने की, तो अपनी फैमिली को समझा सकते हैं कि अगर हमको 18 साल की उम्र के बाद शादी करने से 20,000 रुपये, अगर हमको 18 साल की उम्र से शादी करने के बाद 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? तो हम कुछ टाइम रुक जाते हैं और जब लड़की 18+ हो जाएगी उसके बाद अगर शादी करेंगे तो फिर उसको या उन कपल को 20,000 रुपये भी मिलेंगे। ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूट 22.85%, यानी कि करीब करीब 23% पॉपुलेशन जो है स्टेट की वो ट्राइबल है। ऑफ द 62 ट्राइबल ग्रुप्स रिजाइडिंग इन उड़ीसा 13 आर रिकॉग्नाइज्ड एज द PVTG। पूरे उड़ीसा के अंदर 62 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, यानी कि अलग अलग जो ट्राइब्स हैं, 62 ट्राइब्स रहती हैं, उनमें से 13 तो PVTG हैं। पूरे भारत में 75 PVTGs हैं और 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से जो 13 हैं वो उड़ीसा के अंदर ही आपको मिल जाएंगी। दीज 13 PVTGs, अब ये कौन कौन सी हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, समझ लेते हैं। ये है बोंडा, डोंगरिया कोंद, दिदई, लांजिया सोरा, कुटिया कोंद, चुकिटिया भुजिया, पौड़ी भुयान, सौरा, जुआंगा, देखिए बड़े अजीब अजीब नाम है, लोधा, हिलखरिया, मंकीडिया और बिरहोर। द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज इज़ मोर अमंग ट्राइबल्स। देखिए जो चाइल्ड मैरिज का जो इंसिडेंस है कि यानी कि जो चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं वो ट्राइबल्स लोगों में ज़्यादा होती हैं। एज पर द NFHS 5 चाइल्ड मैरिज अमंग गर्ल्स इन उड़ीसा इज़ 20.5% और बॉयज़ में 13.3% है। यानी कि NFHS 5 के अकॉर्डिंग देखें तो चाइल्ड मैरिजेस लड़कियों में 20% हो रही हैं, यानी कि हर 100 में से 20 लड़कियों की अगर हम कहें तो वो चाइल्ड मैरिज होती है उड़ीसा के अंदर, और बॉयज़ में 13.3% है। चाइल्ड मैरिज इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स इज़ हायर देन दैट ऑफ द नेशनल एवरेज। नेक्स्ट आता है, वापस से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, GS1 की न्यूज़ कहते हैं अगर आप इसको, और आर्ट एंड कल्चर की न्यूज़ कहें तो एक जैन हेरिटेज साइट है तमिलनाडु में, और वो बैटल कर रहा है कि यानी कि वो ये इस चीज़ के लिए लड़ रहा है कि उसका संरक्षण हो सके। अ स्मॉल विलेज इन पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हैज़ अ मेजर सेंटर ऑफ जैन इन्फ्लुएंस फॉर 1000 ईयर्स। तो 1000 साल से पुराना है ये, जस्ट बिफोर द क्रिश्चियन एरा, यानी कि 1000 साल जस्ट बिफोर द क्रिश्चियन एरा। आप समझ सकते हैं कि क्रिश्चियन एरा जब 01 BC से स्टार्ट हुआ तो उससे भी 1000 साल पुराना है। सिताना बसाल इज़ द नेम यूज्ड सिनोनिमसली फॉर द हैमलेट एंड द हिल लॉक दैट हाउसेज द अरिवर कोविल। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान भी रखने हैं आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिताना वसल इज़ द नेम यूज। अब देखिए सिताना वसल जो है ये, इसके ऊपर सवाल भी पहले पूछा गया है, सिताना वसल के ऊपर दोबारा पूछा सकता है कि सिताना वसल जो है ये नाम दिया गया है किस चीज़ के लिए? हैमलेट के लिए, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं, और हिल लॉक के लिए, दैट हाउस इज़ द अरिवर कोविल। ये अरिवर कोविल क्या है? एक मंदिर है अरिहत्स का, यानी कि उन जैन्स का हु कॉन्कर्ड देयर सेंसेस, यानी जिन्होंने अपने सेंसेस की, अपने इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो, उन जैन्स को अरिहंत कहा जाता है या अरिहत्स कहा जाता है, और उनका जो मंदिर है उसको अरिवर कोविल कहा जा रहा है। तो अरिवर कोविल जहाँ पर है उसको सिताना वसल कहा जाता है। तो इस तरह से आप समझिए। फिर आता है इजहादी पत्तम, ये केव है जिसमें 17 पॉलिश्ड रॉक बेड्स हैं, एक मेगालिथिक ब्यूरियल साइट है। मेगालिथिक का मतलब होता है कि जब वहाँ पे बहुत बड़ा एक पत्थर है, और ब्यूरियल साइट है यानी कि वहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है जब उनकी डेथ हो जाती है। एंड द नवाचुनाई तांड, ये स्मॉल माउंटेन लेक है विद अ सबमर्ज्ड श्राइन, यानी कि वहाँ पे एक जलमग्न मंदिर है और वहाँ पर ये एक
छोटा सा एक पर्वत झील भी है। दिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्ड साइट, ये ASI के द्वारा एडमिनिस्टर हो रही है साइट, पॉपुलर विद यंगस्टर्स एंड स्कूल एक्सकर्शन ग्रुप्स, इज इन नीड ऑफ बेटर अपकीप। अभी देखिए इस यहाँ पे अपकीप की डिमांड की जा रही है कि उसका जो रख रखाव है वो अच्छे से किया जाना चाहिए। सिताना वसल अपने आप में एक ही जगह है तमिलनाडु में जहाँ पे आपको पांड्या पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। आर्टवर्क ऑन द सीलिंग ऑफ द सेंक्टम एंड द अर्ध मंडपम ऑफ अरिवर कोविल is an early example of post-Ajanta cave paintings of the 4th to 6th centuries done using the fresco secco technique। देखिए यहाँ पे इसको किस टेक्निक से बनाई गई हैं, फ्रेस्को सेको टेक्निक से बनाई गई हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है दैट डिस्पेंसेस विद प्रिपरेशन ऑफ द वॉल विद वेट प्लास्टर, यानी कि यहाँ पे आपको गीले प्लास्टर से कुछ नहीं बनाना, उसके बिना भी आप काम यहाँ पे कर सकते हैं। द सीलिंग पेंटिंग्स शो भाव्य एन्जॉइंग देमसेल्स इन अ पूल फुल ऑफ लोटसेस। तो इस सीलिंग्स ऐसे शो करती हैं कि वहाँ पे भाव्यास बने हुए हैं, यानी कि सोल्स हैं जो मोक्ष के लिए काम कर रही हैं, और वो किसी पूल में है और वहाँ पे वो लोटस के साथ यानी कमल के फूल के साथ खेल रहे हैं। नेक्स्ट आता है GS2 से न्यूज़ आ रही है, अपॉइंटमेंट की न्यूज़ है कि राजीव बहल को अपॉइंट किया गया है ICMR का हेड, और श्रीनिवास को हेड किया गया है, उनको बनाया गया है कि वो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रहेंगे। सेंटर ने अपॉइंट किया है न्यू हेड्स टू 2 टॉप मेडिकल पोस्ट्स इन इंडिया। डॉक्टर राजीव बहल, तो जो डॉक्टर राजीव बहल हैं वो करेंटली WHO जिनेवा के DG रहे हैं, और अब वो DG रहेंगे ICMR के। इनकम्बेंट इन डॉक्टर बलराम भार्गव, अब तक कोरोना के टाइम पे अगर हम देखें तो इन्हीं का नाम बहुत ज़्यादा फेमस रहा कि डॉक्टर बलराम भार्गव जो थे वो ICMR के चेयरमैन रहे। अब जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के चेयरमैन रहेंगे वो राजीव बहल रहेंगे। तो डॉक्टर बलराम भार्गव और डॉक्टर M श्रीनिवास, डीन ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद, वाज अपॉइंटेड डायरेक्टर एम्स। तो डॉक्टर जो M श्रीनिवास हैं इनको एम्स दिल्ली का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ही टेक्स ओवर फ्रॉम डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो ये किन से पोस्ट लेंगे, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से, हु अलॉन्ग विद डॉक्टर भार्गव प्लेड अ की रोल इन इंडियाज रिस्पॉन्स टू दी पैंडमिक, जिन्होंने पैंडमिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन मेघ चक्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CBI के द्वारा किया गया है ऑपरेशन मेघ चक्र। समझते हैं इसको। एक पैन इंडिया यानी पूरे भारत में एक ड्राइव की गई थी अगेंस्ट द सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटेरियल, कि बच्चों का जो सेक्सुअल एब्यूज़ का जो मटेरियल होता है उसकी जो सामग्री है वो पूरे भारत में जैसे जो लोग सर्कुलेट करते हैं उस पर रोकथाम लगाई जा सके। तो पूरे भारत में एक मिशन चलाया गया CBI के द्वारा जिसको ऑपरेशन मेघ चक्र कहा गया। ऑपरेशन को मेघ चक्र कहा गया वाज कैरिड आउट फॉलोइंग द इनपुट्स रिसीव फ्रॉम द इंटरपोल सिंगापुर स्पेशल यूनिट। तो सिंगापुर में इंटरपोल की जो स्पेशल यूनिट है वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन मिली तो उसको पूरे भारत में चलाया गया। इसको एग्जीक्यूट किसने किया है, CBI ने। साइंस एंड टेक से न्यूज़ आ रही है GS3 से कि इसरो अपना 200वां सक्सेसफुल लॉन्च चाह रहा है रोहिणी RH-200 का, जो कि अपना में एक साउंडिंग रॉकेट है, और अब तक 199 कह सकते हैं, अब तक हम 199 उसके लॉन्चेस हो चुके हैं, और अब हम 200वें लॉन्च की बात कर रहे हैं। इसरो होप्स टू अचीव अ रिमार्केबल फीट, द 200th सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द रोहिणी RH-200 साउंडिंग रॉकेट इन अ रो, यानी कि अब तक 200 बार 199 बार आप कह सकते हैं कि लगातार हमेशा बिल्कुल सही प्रिसीजन के साथ साउंडिंग रॉकेट जो है उसका लॉन्च किया जा चुका है। 3.5 मीटर ये ऊंचा है RH-200, एक ट्रस्टेड मेंबर है रोहिणी साउंडिंग रॉकेट सिस्टम का, जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया है एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ करने के लिए। उसने अब तक 198 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट्स करी हैं, यानी कि 198 बार वो लगातार छोड़ा जा चुका है, अकॉर्डिंग टू विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुम्बा, जो कि कहाँ मिलेगा आपको, केरला में मिलेगा। द 199 लॉन्च जो है वो 7 अक्टूबर को है, यानी 7 अक्टूबर को हो चुका है ड्यूरिंग द वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेशंस, और 200th विल टेक प्लेस आइदर टूवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर और द बिगिनिंग ऑफ नवंबर। 200वां जो लॉन्च होगा या तो अक्टूबर के अंत में या नवंबर के शुरुआत में होगा। ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो डायरेक्टर हैं S उन्नीकृष्णन, उन्होंने कहा है। RH-200 अपने आप में एक 2 स्टेज का रॉकेट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए समझिए इसको, 3.5 मीटर चौड़ा था, अभी हमने देखा 3.5 मीटर ऊंचा था, और RH-200 जो है ये 2 स्टेज का रॉकेट है, कैपेबल ऑफ क्लाइंबिंग टू हाइट ऑफ 70 किलोमीटर बियरिंग साइंटिफिक पेलोड, 70 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है।
पहली और सेकंड स्टेज जो है RS-200 की वो सॉलिड मोटर्स द्वारा पावर की जाती है। 200 का मतलब यहाँ पे क्या है कि 200 का मतलब है डायमीटर, कि रॉकेट का डायमीटर कितना है 200 मिलीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर रॉकेट का डायमीटर है। दूसरे ऑपरेशनल रोहिणी वेरिएंट्स क्या हैं, RS-300 Mark II, RH-560 Mark III। साउंडिंग रॉकेट्स की अपने आप में इसरो की अगर हम कहानी देखें तो इसरो की कहानी में उसका अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पहला साउंडिंग रॉकेट जो लॉन्च किया गया था थुम्बा से वो 1963 में किया गया था, और उसके बाद धीरे धीरे और भी भेजे गए हैं। इसरो ने अपना जो रोहिणी जो साउंडिंग रॉकेट बनाया वो RH-75 बनाया 1967 में। इसको थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वहाँ से भी छोड़ा जाता है, और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश यहाँ से भी छोड़ा जाता है। अभी ये वाला जो है ये केरला में है, ये ध्यान रखना है आपको, और ये वाला कहाँ पे मिलेगा, ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। इसरो ने अब तक 1600 से ज़्यादा RS-200 रॉकेट्स छोड़ चुका है। द रॉकेट सेलिब्रेटेड इट्स 100th कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसफुल मिशन ऑन 15 जुलाई 2015। तो 100वां अगर हम कहें कि 100th, जैसे अभी हम 200वें रॉकेट की बात कर रहे हैं, तो 100वां रॉकेट जो भेजा गया था वो कब भेजा गया था, 2015 में। ओवर द ईयर्स द रॉकेट हैज़ सर्व्ड एज अ फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड टेस्टिंग आउट न्यू टेक्नोलॉजीज़। फॉर ईयर्स RS-200 रॉकेट में PVC का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो RS-200 था उसमें एक नया प्रोपेलेंट यूज़ किया जा रहा है ऑन हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन वॉज सक्सेसफुली फ्लोन फ्रॉम TERLS इन सितंबर 2020। तो पहली बार, जैसे अब तक PVC का इस्तेमाल किया जा रहा था, नया जब फ्यूल यूज़ किया गया तो उसको यूज़ किया गया 2020 में, और उस टाइम पे भी इसने सक्सेसफुल उड़ान भरी। नेक्स्ट आता है डिफेंस एक्सपो 2022 की। डिफेंस एक्सपो 2022 की बात की जा रही है, भारत और अफ्रीका का डिफेंस डायलॉग है। तो फोर्थ कमिंग डिफेंस एक्सपो हो रहा है 2022 का, 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ है गांधीनगर में। और यहाँ पर डिफेंस एक्सपो के साथ साथ गुजरात के गांधीनगर में जो 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, वहाँ पे सेकंड एडिशन भी हुआ किसका, भारत और अफ्रीका का डिफेंस डायलॉग, यानी भारत और अफ्रीका का जो डिफेंस है उसके चर्चे में भी बातचीत हुई है। विद इन्वाइटीज़ एक्सटेंडेड टू 53 अफ्रीकन कंट्रीज़। जो इन्वाइट्स हैं यानी कि जो निमंत्रण दिए गए हैं वो 53 से ज़्यादा अफ्रीका के देशों को दिए गए हैं। एक सेपरेट इंडियन ओशन रीजन प्लस कॉन्क्लेव भी होगी जिसमें 40 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगे। थीम क्या है इसकी, थीम इसकी पाथ टू प्राइड। ये इंपॉर्टेंट बात है कि थीम पता होनी चाहिए, पाथ टू प्राइड जो है वो इसकी थीम है। एंड द एम इज़ टू शोकेस द माइट ऑफ द डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री। और इसका एम ये है कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी क्या पावर है उसको भी दर्शाया जा सके। विच इज़ नाउ पावरिंग मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड रिजॉल्व। अब भारत जो है, पहले भारत अब तक मेक इन इंडिया के लिए काम कर रहा था, अब भारत मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड तक जाने की बात कर रहा है। कर्नाटका, मणिपुर एंड चंडीगढ़ टॉप नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो देखिए नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकालता है, तो आपको ये बताना होना चाहिए। सवाल सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, तो नीति आयोग निकालता है, और कर्नाटका, मणिपुर, चंडीगढ़ ने इसको टॉप किया है। इंडेक्स वॉज रिलीज टुडे बाय नीति आयोग वाइस चेयरमैन सुमन बेरी के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ मेंबर डॉक्टर VK सारस्वत, CEO परमेश्वरम अय्यर और सीनियर एडवाइज़र हैं नीरज सिन्हा। उनकी प्रेजेंस में इसको निकाला गया तो नीति आयोग के द्वारा और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा। दो लोग हैं इसके अंदर, यानी कि दो बॉडीज़ हैं। नीति आयोग जो निकालता है इसको इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ निकालता है। कर्नाटका हैज़ टॉप्ड अगेन इन द मेजर स्टेट्स कैटेगरी। तो देखिए मेजर स्टेट की कैटेगरी में कर्नाटका ने टॉप किया है। मणिपुर टॉप कर रहा है नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में। चंडीगढ़ टॉप परफॉर्मर है यूनियन टेरिटरीज़ में। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है अगर हम देखें तो नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ये दो बॉडी मिलकर इसको प्रिपेयर करती हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है फॉर द इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज इनोवेशन इकोसिस्टम। तो भारत का जो इनोवेशन इकोसिस्टम है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली समग्र रूप से ये काम करता है। इट रैंक्स द स्टेट्स एंड यूटीज़ ऑन देयर इनोवेशन परफॉर्मेंस। तो ये राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को इनोवेशन परफॉर्मेंस में, यानी कि वहाँ पे नवोन्मेष कैसा हो रहा है, कैसे इनोवेट कर रहे हैं राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, उनके हिसाब से उनको रैंक करता है टू बिल्ड हेल्दी कंपटीशन अमंग देम, जिससे कि राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में कंपटीशन रहे, कंपटीशन की भावना रहे उस चीज़ के लिए। थर्ड एडिशन हाईलाइट्स द स्कोप
ऑफ इनोवेशन एनालिसिस इन द कंट्री। जो नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं उनको 36 से 66 कर दिया गया है। जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 हुआ करता था उसमें 36 इंडिकेटर होते थे, अब 66 इंडिकेटर हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल सीधे सीधे यहाँ से पूछा जाएगा। इंडिकेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 16 सब पिलर्स में। पहले 7 की पिलर्स हुआ करते थे, अब 16 सब पिलर्स हो गए हैं। तो देखते हैं मेजर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो मेजर स्टेट्स में 2021 का जो आया है, कर्नाटका की रैंक क्या आई है? कर्नाटका की रैंक फर्स्ट आई है, तेलंगाना सेकंड है, फिर हरियाणा थर्ड है, महाराष्ट्र फोर्थ है, तमिलनाडु फिफ्थ है, उसके बाद पंजाब सिक्स्थ, यूपी 7 नंबर पे आता है। ये इंपॉर्टेंट है कि यूपी कौन सा नंबर पे आता है? यूपी 7वें नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे कर्नाटका आता है, इतना ध्यान रखना है। केरला फर्स्ट नंबर पे नहीं आता, 8th नंबर पे केरला आता है। और उसके बाद फिर राजस्थान देख लेते हैं, राजस्थान 12वें नंबर पे आता है। और उसके बाद एमपी 13वें नंबर पे है, गुजरात 14वें नंबर पे आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से पूछा सकता है सवाल कि गुजरात कौन से नंबर पे आता है? गुजरात 14th नंबर पे आता है। उसके बाद फिर मेजर स्टेट्स में अगर हम देखें, फिर नेक्स्ट आता है, उसके बाद आता है अगर हम नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की बात करें तो सबसे नंबर पहला आता है मणिपुर का, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा कि उत्तराखंड की रैंक क्या है। उत्तराखंड की रैंक सेकंड रैंक आती है उत्तराखंड की, किसमें? नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में। और इसी प्रकार से अगर यूटी और सिटी स्टेट्स की बात करें तो चंडीगढ़ नंबर 1 पे आता है, दिल्ली नंबर 2 पे आता है और नंबर 3 पर अंडमान आता है। और इस तरह करते हुए फिर गोवा 5 पे आता है, जम्मू कश्मीर 6 पे आता है और लद्दाख लास्ट पे आता है 9 पे। तो ये करके इस तरह से इन्होंने जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है उसकी रैंकिंग है। आपको फर्स्ट नंबर पता होना चाहिए, खासकर उत्तराखंड का नंबर पता होना चाहिए, यूपी का नंबर पता होना चाहिए। अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी के एग्ज़ाम दे रहे हैं और उत्तराखंड के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उत्तराखंड की रैंकिंग और यूपी की रैंकिंग पता होनी चाहिए। तो यूपी की रैंकिंग क्या है? उत्तर प्रदेश की रैंकिंग मेजर स्टेट्स में 7वीं है, उत्तराखंड की नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में और हिल स्टेट्स में दूसरी है। फिर आता है प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो बुकर विनिंग एक ऑथर हैं हिलेरी मेंटल, उनकी 70 ईयर्स की एज में आके डेथ हो गई है। तो हिलेरी मेंटल फर्स्ट ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे जिनको बुकर प्राइज़ मिला था 2 बार एंड हु सोल्ड मिलियंस ऑफ बुक्स अराउंड द वर्ल्ड। लाखों किताबें उनकी बिकी हैं। हैज़ डाइड एज 70। मिस मेंटल वॉन द बुकर प्राइज़ फॉर वुल्फ हॉल। 2009 में उन्होंने किताब लिखी थी वुल्फ हॉल, उसमें उनको बुकर प्राइज़ मिला है। उसके बाद उन्होंने किताब लिखी ब्रिंग अप द बॉडीज़ 2012 में एंड हैड बीन टिप्ड टू विन अगेन इन 2020 विद द मिरर एंड द लाइट, द थर्ड इन द ट्रायोलॉजी। तो अब देखिए उन्होंने 2 बार उनको बुकर प्राइज़ मिल ही चुका है, 2009 वाला, 2012 वाला। एक 2020 में भी उनकी एक किताब आई है ये द मिरर एंड द लाइट, तो इसके लिए भी हो सकता है कि उनको बुकर प्राइज़ मिल जाए। फिर आता है गुजराती फिल्म है चलो शो, जिनको अवार्ड मिला है रिसेंटली। लास्ट फिल्म शो हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको सिलेक्ट किया गया है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये भारत की ऑफिशियल एंट्री है। किस में एंट्री है भारत की ऑफिशियल? 95th अकेडमी अवार्ड्स इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी। और RRR हो या कश्मीरी फाइल्स हो तो कश्मीर फाइल्स और RRR के ऊपर इसको रखा गया है गुजराती फिल्म को। ये फिल्म बनाई किसने है? डायरेक्टर पैन नलिन ने इसको बनाया है। चलो शो प्रीमियर्ड एट द ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल 2021, वन द गोल्डन स्पाइक अवार्ड। कई सारे अवार्ड्स अब तक ये जीत चुकी है। ये अपना में काठियावाड़ी फिल्म है, गुजरात का जो काठियावाड़ का क्षेत्र है वहाँ की फिल्म ये है। उपाध्याय वाज फर्स्ट टू बैट फॉर न्यूक्लियर डेटरेंट। तो ये कहना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे पहले पर्सन थे जिन्होंने क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंट, यानी कि हमारे पास इतना न्यूक्लियर पावर होना चाहिए कि हम दूसरे देश को डरा सकें, इसकी बात जो कही थी ये सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। ये कहना है भारत का। 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो कि कैंसर पेशेंट्स का वेलफेयर किया जा सके, उनको बेनिफिट मिल सके। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रीक फिजिशियन थे हिपोक्रेट्स, उन्होंने सेवरल काइंड्स ऑफ कैंसर के बारे में बताया कि अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं। और रेफरिंग टू देम विद द ग्रीक वर्ड कार्किनोस, और जो उस वर्ड को कैंसर वर्ड कहाँ से आया, उसको एक ग्रीक का एक शब्द है कार्किनोस, वहाँ से उसको लेके आए। दिस नेम कम्स फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द कट सरफेस ऑफ अ सॉलिड मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक ट्यूमर जो होता है उसके अगर हम कट करते हैं सरफेस को तो वहाँ से निकल के आता है। विद द वेन्स स्ट्रेस्ड ऑन ऑल साइड्स, इसमें जो नसें हैं चारों तरफ इसमें खींची रहती हैं। तो कौन सा ऐसा एनिमल है जो इस तरह से दिखता है? वो है क्रैब। तो क्रैब ऐसा दिखता है, केकड़ा ऐसा दिखता है। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू एनी सब्सटेंस और रेडिएशन दैट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ या कोई भी ऐसा रेडिएशन जो निकलती है, विकिरण ऐसे निकलता है जिसके वजह से कैंसर हो सकता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजन
या कैंसरोजन। फिर आता है कि मेडिसिन की वो कौन सी ब्रांच है जहाँ पर हम कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो है ऑन्कोलॉजी। और जो डॉक्टर बनते हैं कैंसर के, जो डॉक्टर बनते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। फिर एक पिंक रिबन है और या पिंक कलर है, वो किस तरह के कैंसर के लिए डिनोट किया जाता है, वो किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। फिर आता है दिस एक्टर हु डाइड फ्रॉम कोलन कैंसर इन 2020 में कोलन कैंसर से मरे थे, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है चैडविक बोसमैन। फिर नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन आर वैक्सीन्स दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय सर्टेन टाइप ऑफ HPV। तो इसकी वैक्सीन भी आ रही हैं और इससे आप कुछ हद तक बच सकते हैं किसी इस कैंसर से। आपको बताना है ये कैंसर कौन सा है, तो ये है सर्वाइकल कैंसर। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और आता है, द एम्परर ऑफ ऑल मैलेडीज़, ये किताब लिखी है अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। तो ये इसकी एक किताब लिखी गई है बाय एन इंडियन बॉर्न अमेरिकन फिजिशियन एंड ऑन्कोलॉजिस्ट। तो अपना में ये कैंसर के डॉक्टर रहे हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है। नवंबर 2010 में इसको पब्लिश की गई थी और 2011 में इसको पुलित्जर प्राइज़ भी मिला है जनरल नॉन फिक्शन के लिए। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, सभी को पढ़नी चाहिए। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।